नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश शुरू किए थे। आज उसी टॉपिक को अपन आगे जारी रखेंगे। उससे पहले मैं आपसे दो शब्द कहना चाहूँगा। एक दोहा है जो आज मैंने कहीं पढ़ा था, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। देखिए मित्रों, इस दोहे में एक सार रूपी एक बात कही गई है कि कोई भी चीज़ पढ़ो आप या कोई भी क्षेत्र में जाइए तो उसमें पूरी गहराई के साथ उतरिए। हो सकता है आपको उसमें मोती मिले। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये महासागर है और इसमें आपको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, तब जाके मोती रूपी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो आइए मित्रों, अगला अपन बिंदु पढ़ते हैं इसमें, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश में। देखिए मित्रों, पिछले वीडियो में अपन ने 3 कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ लिए थे राजस्थान के। आज अपन चौथा शुरू करेंगे, जिसका नाम देखिए अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश, जिसमें अंतः प्रवाही जो नदियां हैं या जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचकर क्षेत्रीय धरातल में ही अंदर चला जाता है। और इस अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश का जो कोड है, ठीक है, वो देखिए इसमें क्या दे रखा है, सेकंड ए। ठीक है, आपको एक सुमेलित करो वाला प्रश्न मिलता है जिसमें आपको सुमेलित करना पड़ता है कि किस कृषि जलवायु प्रदेश का कोड कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखिए अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश, इसका कोड दे रखा है सेकंड ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके तैयार होता है, मैं प्रश्न बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाइए। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है अंतः प्रवाह वाला शुष्क प्रदेश, इसका कोड आपको मैच करना अगर पड़े तो सेकंड ए। ठीक है, अब सेकंड ए में आप देखिए इसका जो अंतः प्रवाह का शब्द का अर्थ है वो देख लीजिए। इसमें जो नदियां हैं, क्षेत्रीय नदियां हैं, उनका समुद्र तक पानी नहीं पहुंचता है और उनका जो अंतःस्थलीय जलोत्सरण है, जलोत्सरण मतलब वहां पर जो धरातल पर पानी बहता है वो आगे किसी समुद्र में नहीं जाकर किसी झील में या क्षेत्रीय जो धरातल है, धोरे हैं, रेतीले धरातल में जाके क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र का, इस जलवायु प्रदेश का नाम क्या रखा है, अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश इसका नाम रखा है। आगे देखिए, इसमें मैंने ये कारण कुछ लिख रखे हैं इसमें, जिनकी वजह से इस क्षेत्र को अंतःस्थलीय जलोत्सरण या अंतः प्रवाह वाले शुष्क प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें लवणीय झील हो सकती है, जैसे कुछ क्षेत्रीय नदियां हैं वो आपके सांबर झील में जाकर गिरती हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन मैप में देख लेते हैं। अगर आप ये देखिए तो राजस्थान का एक मैप दे रखा है नदियों का। उसमें देखिए अपन बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की, अपन बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की। ठीक है, जिसमें आपके जो सांबर झील और आसपास का एरिया है वो कवर करेगा। अब इसमें देखिए नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये 3 जिले हैं इसमें कवर कर रहा है। लेकिन इन नदियों का पानी है वो यहाँ पर आके आपके सांबर झील में गिरेगा। ठीक है, तो अंतः जो प्रवाह वाली, अंतः प्रवाह मतलब अंतः प्रवाह का अर्थ है राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर ही उसका पानी रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है। इसलिए इन नदियों का पानी क्या कहलाता है, अंतः प्रवाही नदियाँ कहलाती है। ठीक है, उसी के बारे में अपन जानेंगे। तो ये मैप मैंने आपको बताया, इसमें देखिए कुछ नदियाँ आएंगी, उसी को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इस कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार किन जिलों में है, तो आपको पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर और तैयार होता है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कि इस कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार किन किन जिलों में है, तो 3 जिले हैं, नागौर, सीकर और झुंझुनू। इसका कोड आपको ध्यान रखना है सेकंड ए। ठीक है, सेकंड ए में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, नागौर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका तैयार होता है। अब देखिए इनमें, इस जलवायु खंड में या जलवायु प्रदेश में कुछ अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है कांतली का। ठीक है, कांतली का उद्गम होता है खंडेला, खंडेला की
पहाड़ियां, सीकर जिला। ठीक है, ये कुछ भौगोलिक विशेषताएं हैं इस जलवायु खंड की। उनमें से देखिए एक है कांतली नदी का नाम आता है, उसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर जिले में। और ये मंड्रेला पड़ता है आपके चूरू और झुंझुनू की सीमा पर। खंडेला की पहाड़ियों से देखिए ये नदी यहां से एक निकल के और चूरू और झुंझुनू जिले, ये झुंझुनू है और ये आपके चूरू, ये आपके कांतली नदी और ये चूरू और झुंझुनू जिले की जो सीमा है वहां पर जाकर ये मंड्रेला कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है, झुंझुनू जिले में। चूरू और झुंझुनू जिले की सीमा पर ये जाकर क्या हो जाती है, स्थानीय जो क्षेत्रीय धरातल है, रेतीला धरातल है, उसमें जाके विलुप्त हो जाती है। मतलब ये अंतः प्रवाह वाली नदी राजस्थान के जो एरिया है, क्षेत्र है, उससे बाहर नहीं जाती है। ठीक है, तो इसका उद्गम होता है यहाँ से और इसी जलवायु खंड में पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा कि कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है या किस जिले से होता है। तो अगर क्षेत्र का नाम पूछे तो खंडेला की पहाड़ियाँ, और जिले का नाम पूछे तो आपसे कि भाई सीकर। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रश्न तैयार हो जाता है आपका। मैं प्रश्न बताता चाहूँगा और आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अब इसका उद्गम बता रखा है और विलुप्त कहाँ पर जाकर हो जाती है। मंड्रेला एक गाँव है झुंझुनू जिले में और वो चूरू जिले की सीमा पर है और वहां पर जाकर ये नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां पर तैयार होता है, चौथा प्रश्न नंबर 4। ठीक है, ध्यान दीजिए, राजस्थान में अंतः प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, अंतः प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी पूछ ले तो आपको कौन सी करके आना है एग्जाम में, कांतली नदी। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में अंतः प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी। अंतः प्रवाह का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि भाई राजस्थान के क्षेत्र से बाहर नहीं बहती है, बिल्कुल अंदर ही विलुप्त हो जाती है क्षेत्रीय धरातल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी नदी है जो अंतः प्रवाह वाली, इसकी अंदाजन जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। और ये क्या मौसमी नदियां होती है, इनमें वर्षा काल में ही पानी आता है और इतना नित्यवाही नदियां नहीं है, वार्षिक पूरे वर्ष नहीं बहता है इनमें पानी। वर्षा अधिक होती है तभी इनमें पानी आता है और इस पानी की जो बहाव है, इस नदी का बहाव है वो कितना है, लगभग 100 किलोमीटर है। उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है रेतीले धरातल में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना चौथा प्रश्न तैयार हो गया है। राजस्थान की अंतः प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कांतली नदी और लगभग 100 किलोमीटर का प्रवाह। फिर देखिए दूसरी नदी मैनथा, ये मनोहर थाना जो है आपके जयपुर जिले में। मैनथा नदी, मैनथा भी क्या है, एक अंतः प्रवाह वाली नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम होता है मनोहर थाना जयपुर जिले में। ठीक है, वहां से इसका उद्गम होता है और इसके बाद मैप में देख लेते हैं। देखिए एक नदी ऐसे बह के आ रही है जयपुर जिले से कि जयपुर जिले में देखिए ये मैंने एक कलर से बता रखा है। और ये नदी आपके जयपुर जिले में बहती हुई कहाँ पे आके गिरती है, सांबर झील, ये सांबर झील में। ठीक है, मनोहर थाना से निकलती है और आगे बहते हुए ये सांबर झील में आके गिरती है। और आगे बढ़ते हुए ये नदी
एक लूणवा नाम की जगह है, जैन तीर्थ है, जैन तीर्थ पड़ता है नागौर जिले में, सांबर झील के पास ही है। आपसे पूछ ले कि लूणवा जैन तीर्थ कौन से जिले में है, तो यहां पर एक और प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। नंबर 5, मैंथा नदी का उद्गम मनोहर थाना, जयपुर जिले में। ठीक है, अब मैंथा नदी के बारे में यह भी आपको पता होना चाहिए कि अंतःप्रवाही नदी है। ठीक है, और आगे देखिए, इसमें 5 के बाद यहां पर छठा क्वेश्चन है, लूणवा जैन तीर्थ, ये कहां पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है, सांबर झील के पास में, सांबर झील के पास में पड़ता है नागौर जिले में। ठीक है, और ये नदी मैंथा नदी है, वो लूणवा तीर्थ से आगे सांबर झील में आके गिरती है। ये इसका अंतिम स्थल है मैंथा नदी का। तो ये 2 नदियां हैं, कांतली और मैंथा। इसके अलावा भी कुछ गौण नदियां हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ प्रश्न जो मैंने बताए हैं आपको, वो इसमें से आप देख सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6। इस स्लाइड में आपके 6 प्रश्न तैयार हो गए हैं। आप उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगली स्लाइड में अपन बढ़ते हैं। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। ये मैप मैंने आपको बताया था, इसमें ये आपके कांतली नदी, ये मंडरेला पड़ता है झुंझुनू जिले में, और झुंझुनू जिले और चूरू जिले की सीमा पर है ये। और देखिए ये अंत में ये आपके खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है ये, खंडेला। ठीक है, खंडेला सीकर में पड़ता है, वहां से निकल के ये मंडरेला तक। अब आपके देखिए दूसरी नदी जो मैंने बताया था आपको, मंथा या मैंथा, ये आके इसमें सांबर झील में गिरती है, और मनोहर थाना, जयपुर। उद्गम किस जिले से? जयपुर जिले। जिला पूछ ले तो जयपुर, स्थान पूछ ले तो मनोहर थाना। ठीक है, अब सांबर झील में गिर गई। सांबर झील में गिरने से पहले नागौर जिले के लूणवा नामक क्षेत्र में प्रवेश करती है, लूणवा जैन तीर्थ। ठीक है, तो मैप में आप देख सकते हैं ये 2 जिलों में बहती है, और आपके जो कांतली नदी है वो भी 2 जिलों में बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अपन ने अभी मैंथा नदी का उद्गम और उसका बहाव क्षेत्र जाना। अंत में वो सांबर झील में गिरती है। ठीक है, उसमें विलुप्त हो जाती है। और उसी के अगला देखिए, तीसरी जो इसमें आपके अंत प्रवाह वाली नदी है इस जलवायु खंड में या इस जलवायु प्रदेश में, उसका नाम है रूपनगढ़। ठीक है, आप जानते हैं अजमेर जिले का ये रूपनगढ़ कस्बा, और जिसमें अभी मेगा फूड पार्क मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। तो यहां पर एक और प्रश्न बन जाता है, रूपनगढ़ कहां पड़ता है? अजमेर। ठीक है, तो ये प्रश्न आप एक और देख लीजिए। इसमें 7 प्रश्न हो गए हैं। अजमेर के रूपनगढ़ में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई हाल ही में, और ये रूपनगढ़ एक कस्बा है। उस रूपनगढ़ कस्बे से एक नदी, क्षेत्रीय नदी निकलती है, मौसमी नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? रूपनगढ़। रूपनगढ़ है नदी, अंत प्रवाही नदी। ठीक है, रूपनगढ़। अब रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां पर होता है? सलेमाबाद। अब सलेमाबाद में भी एक और प्रश्न आपके बन जाता है कि सलेमाबाद क्या है भाई? अजमेर जिले के रूपनगढ़ कस्बे के पास एक स्थल है, निम्बार्क पीठ। ये प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, RS के या आप अन्य जो राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम्स देखते हैं उनमें प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहां पर है? सलेमाबाद, अजमेर में। यहां से रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है सलेमाबाद से, और सलेमाबाद से ये आगे बढ़ के सांबर झील में गिरती है,
और सांबर झील में ये विलुप्त हो जाती है। मौसमी नदी है, इसमें वर्षा काल में ही पानी आता है और उसके बाद ये आगे सांबर झील में गिरती है। ठीक है, तो ये क्या है, इस क्षेत्र की कुछ मौसमी नदियां हैं। और अंत में एक गौण नदी है कावंत, ये सीकर में बहती है, गौण नदी है, गौण अंतर प्रवाह वाली नदी। लेकिन नाम याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है? क्योंकि जानबूझ के ऐसे जो कुछ डीप सवाल हैं या जो गौण सवाल है, आप ये देख सकते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है इस पे, लेकिन पूछ लिए जाते हैं कि कावंत जो नदी है उसका प्रवाह कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कावंत नदी का, प्रश्न नंबर 8। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कावंत, ये प्रश्न नंबर आपके 9 बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, कावंत क्या है भाई? अंतःप्रवाही नदी है। कावंत अंतःप्रवाही नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? सीकर से होता है, और वहीं पर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है स्थानीय धरातल में। ठीक है, अब निम्बार्क जो संप्रदाय की पीठ है वो सलेमाबाद में, ये भी आप इसमें ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मुझे याद आया इसलिए मैंने बीच में बताया आपको। आगे देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है, किसे कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो आपके अभी अपन ने पढ़ा था कांतली। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 आपका तैयार हो जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो आपने एक देखा होगा कांतली नदी। कांतली नदी के पास एक गणेश्वर नाम की जगह है। ठीक है, गणेश्वर सीकर। ठीक है, वहां पर ये इस नदी के कारण, अंतःप्रवाह वाली नदी के कारण क्या हुआ है? ताम्रयुगीन सभ्यता फली फूली थी। और आपने देखा होगा सीकर के पास आपके झुंझुनू में आप देखते हैं तांबे के भंडार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी, सिंघाना, खो, वहां पर ये तांबे की अधिकता होने के कारण ये ताम्रयुगीन सभ्यता यहाँ पर फली फूली थी। इसका समय भी आप देख सकते हैं 2800 ईसा पूर्व का है। अब देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता से पहले की है। ठीक है, तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा गया है। अब देखिए, इसमें प्रश्न बनता है कि गणेश, एक तो प्रश्न बन गया है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो आपके कांतली नदी को। अब इसके बाद देखिए, गणेश्वर है, ये क्या है? सभ्यता का स्थल है। ठीक है, कौन से जिले में पड़ता है? सीकर जिले में पड़ता है। ठीक है, इसका समय भी दे रखा है। तो कुछ 3-4 प्रश्न इसी एक फैक्ट में जुड़े हुए हैं आपके, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देखिए मित्रों, तोरावाटी बेसिन, ये आपके ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों में मैंने साथ में ही लिया है। तोरावाटी बेसिन, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी। यहां पर क्वेश्चन नंबर शायद 11 या 12 है, आप देख लेना। 12वां प्रश्न बनता है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। और ये कौन से जिलों में है? सीकर और झुंझुनू में। झुंझुनू जिलों में पड़ता है तोरावाटी। तोरावाटी कहने का कारण यहाँ पर तंवरवंशी शासकों का शासन रहा है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। फिर देखिए, क्षेत्र में वर्षा का औसत, वार्षिक वर्षा का औसत दे रखा है 100 से 350 मिलीमीटर। अपन सेंटीमीटर में बात करें तो 10 से लेकर आपके 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। फिर देखिए, यहाँ पर मृदा का प्रकार क्या है? रेतीली चूना युक्त मृदा। ठीक है, मरुस्थल का प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चूनेदार चट्टाने हैं उनके कारण चूने के भंडार पाए जाते हैं, और उसी वजह से यहाँ की मृदा किस प्रकार की हो गई है? चूना युक्त हो गई है। इसका एक उदाहरण दूं तो आपने नागौर जिले में गोटन का नाम सुना होगा, गोटन की कली। ठीक है, और गोटन की कली के अलावा आप देखते हैं वहां पर व्हाइट सीमेंट का एक कारखाना है। तो चूने की वजह से, चूने के भंडारों की वजह से क्या है, वहां पर ये जो व्यवसाय, जो खाने हैं चूने की, उनकी वजह से सीमेंट उद्योग वहां पर बहुत उन्नत अवस्था में फैला है।
और देखिए कली प्लस सीमेंट उद्योग, ये इसका एक लिंक बैठता है यहां पर। गोटन, गोटन पड़ता है आपके नागौर जिले में, ठीक है। तो चूना युक्त मृदा है, चूने के भंडार पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो गोटन क्षेत्र है वहां पर क्या है, सीमेंट उद्योग, सफेद सीमेंट का कारखाना है वहां पर। और देखिए जोहड़, ठीक है, ये भी क्या है, जोहड़ भी चूना युक्त मृदा से ही रिलेशन रखता है थोड़ा सा। और रिलेटेड कैसे है मैं थोड़ा सा इस इमेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए कुआं बना हुआ है, और कुआं क्या है, ये चूनेदार जो सतह होती है, इस क्षेत्र में चूनेदार जो सतह होती है उसमें कम गहराई वाले जो कुएं होते हैं, कम गहराई वाले जो कुएं होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। अब जोहड़ का एक चित्र आपके सामने है, इस प्रकार के कुछ जोहड़ बनाए जाते हैं जो परंपरागत जल संरक्षण पद्धति है। यह आपके दूसरे टॉपिक में भी काम में आएगी, जोहड़। तो ये देखिए कुआं है, कच्चा कुआं बोल सकते हैं, या इसको एक बाउंड्री ऊपर ऊपर बना रखी है, बाकी क्या है, चूनेदार सतह में जो पानी है वो इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो एक परंपरागत जल संरक्षण पद्धति है जोहड़, और किस क्षेत्र में है, मूल रूप से शेखावाटी में है ये। फिर देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए, जोहड़ किस प्रकार का होता है, आपके दिमाग में एक इमेज बैठ जाएगी तो आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। फिर देखिए यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि जोहड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तोरावाटी बेसिन का बन गया आपके एक प्रश्न। दूसरा बनता है कि आपके ये जो सीमेंट उद्योग के लिए कई बार प्रश्न आते हैं कि भाई ये क्षेत्र का नाम पूछ लेते हैं, ये क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके गोटन किस उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। फिर प्रश्न बनता है यहां पर, फिर प्रश्न बनता है कि जोहड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में जोहड़ मिलते हैं, जोहड़ किसे कहते हैं, कुओं को कहते हैं, किस प्रकार की पद्धति है, परंपरागत जल संरक्षण पद्धति है, ठीक है। कहां पर, तो आपके शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र आपके नागौर हो गया, आपके सीकर हो गया, और चूरू जिला हो गया। उस क्षेत्र में ऐसे प्रकार के कुएं, कच्चे कुएं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जोहड़ कहते हैं। अब देखिए जोहड़ वाले बाबा, एक और प्रश्न बनता है, जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के जो ग्रामीण अंचल है उसमें राजेंद्र सिंह नाम के एक पर्यावरणविद हैं जिन्होंने जल संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया, और किस क्षेत्र में चलाया, शेखावाटी क्षेत्र में चलाया। तो उस क्षेत्र में श्री राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, और इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिनकी वजह से ये इतने प्रसिद्ध हैं। तो ये जो जोहड़ मैंने आपको बताया, इसकी जो निर्माण की तकनीक है, ये इसका जो आइडिया है, विचार है, वो किसने दिया है, श्री राजेंद्र सिंह जी ने दिया है। और मूल रूप से ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में इस प्रकार के जो जल संरक्षण पद्धति है वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के विचारों के द्वारा, इन्हीं के अभियान के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, और जोहड़ वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। इंग्लिश में बोले तो वाटरमैन ऑफ इंडिया। अब देखिए आपने अभी 2006 में कवास में बाढ़ आई थी, और काफी लंबे समय तक वहां पर पानी भरा रहा था। तो इन्होंने एक और आइडिया दिया था उस पानी के यूज के लिए, कि उस पानी को जो इकट्ठा हो रखा था वर्षों तक, वहां पर उसको सिंचाई के काम में लिया जाए। तो ये जल संरक्षण से संबंधित विचार देते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से, या जोहड़ वाले बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है, राजेंद्र सिंह जी को जाना जाता है, और ये मूल रूप से शेखावाटी क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिर देखिए अगला शब्द, यहां पर प्रश्न बता देता हूं, नंबर 16, या इसी में आप देखें तो वाटरमैन ऑफ इंडिया। फिर देखिए अगला शब्द है इसमें सर। जो तालाब होते हैं इस क्षेत्र में, उन्हें स्थानीय नाम, या स्थानीय किस नाम से जाना जाता है, स्थानीय भाषा में सर के नाम से, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सालासर, पर्वतसर,
ठीक है, इस प्रकार के कई हैं। एक दो नाम आप और इसमें ऐड कर सकते हैं, जस्सू सर, बीदा सर आदि। ठीक है, तो ये सर क्या है, वहां पर जो तालाब होते हैं जिनमें वर्षा जल इकट्ठा होता है। ठीक है, और वर्षा जल इकट्ठा होता है इसलिए इनको क्या कहते हैं, सर कहते हैं। और ये इन नामों के पीछे देख लीजिए कुछ कस्बे हैं। ठीक है, वहां पर ये कुछ तालाब आपको मिल जाएंगे, उन्हीं की वजह से इनके पीछे क्या लगा हुआ है, सर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सर हो गया। फिर देखिए बीड़। ठीक है, बीड़ वहां पर जो पशु चराने के लिए जो भूमि होती है उसको बीड़ कहा जाता है। अपने इधर और बीकानेर चूरू साइड में, नागौर साइड में किस नाम से जाना जाता है उस भूमि को जहां पर पशुओं को चराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बीड़ कहते हैं। जैसे जोहड़ बीड़। ठीक है, जोहड़ बीड़ आपने नाम सुना होगा, जोहड़ भी है बीड़ भी है। जोहड़ बीड़ पड़ता है आपके बीकानेर में। प्रश्न यहां पर बनता है ऊंट प्रजनन संस्थान, 17वां प्रश्न आप यहां पर देख सकते हैं। ऊंट प्रजनन संस्थान कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। ठीक है, यहां पर एक और प्रश्न आपका तैयार होता है। ठीक है, तो आप ये प्रश्न जल्दी से उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, अब यहाँ की जो फसलें हैं इस जलवायु खंड की, उसमें फसलों में देखिए मुख्य रूप से जो खरीफ की फसल है बाजरा, तिलहन में जो तिल होता है, और दलहन आपके मूंग, मोठ, चौला आदि। ठीक है, इस प्रकार की फसलें, ग्वार, इस प्रकार की जो फसलें हैं खरीफ की ऋतु में बोई जाती हैं। उसके अलावा देखिए रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना और सरसों, ये कॉमन फसलें हैं, आपको कई जलवायु खंडों में समान रूप से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार नाम देख लीजिए। फिर देखिए विशिष्ट जिन्स। अब देखिए कुछ विशिष्ट जिन्स मंडियां। जिन्स क्या होता है, एक फारसी शब्द है, आपने कई जगह सुना होगा जिन्स। एक तो अपन जो पोशाक पहनते हैं पाश्चात्य सभ्यता से रिलेटेड है जिन्स, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर देखिए मात्रा छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये फारसी शब्द हो जाता है। यहाँ पर फारसी शब्द है और जिन्स का अर्थ होता है उत्पाद या उपज। ठीक है, ये मध्यकालीन शब्दावली से जुड़ा हुआ है और जिन्स का अर्थ यहाँ पर क्या है, उपज। अब यहाँ पर देखिए विशिष्ट जिन्स कौन कौन सी होती है इस जलवायु खंड में, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए जीरा मंडी। जीरा मंडी आपके नागौर जिले में मेड़ता सिटी नाम की एक जगह है, मेड़ता सिटी नागौर। देखिए यहां पर एक और प्रश्न तैयार हो गया है। ठीक है, मेड़ता सिटी में किस उपज की विशिष्ट जिन्स मंडी है, तो आपके जीरे के लिए। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो मेड़ता सिटी में किस विशिष्ट जिन्स की मंडी है, जीरे की। ठीक है, जीरा खूब होता है। फिर देखिए रसीदपुरा। रसीदपुरा सीकर जिले में पड़ता है, रसीदपुरा सीकर जिले में पड़ता है और ये मुख्य रूप से प्याज की मंडी है रसीदपुरा। आपने अगर आप क्षेत्रीय ज्ञान रखते हैं तो आपने कुचामन का जो प्याज है उसके बारे में सुना होगा, मीठा प्याज होता है, उसकी मंडी आपके कहां पर है, रसीदपुरा। रसीदपुरा नामक एक जगह है सीकर जिले में, वहां पर क्या है, प्याज की मंडी है। और ये जो किस्म है प्याज की वो क्या कहलाती है, कुचामनी प्याज कहलाता है, मीठे स्वाद का होता है। ठीक है, तो इसकी मंडी आपको याद रखना है। पूछ ले कि जो प्याज मंडी है वो कौन सी जगह पर है, रसीदपुरा में। कौन से जिले में है, तो सीकर में है। ठीक है, फिर देखिए अगला पलसाना। पलसाना ये सीकर में पड़ती है, यहाँ पर स्वतंत्र मंडी है। स्वतंत्र मंडी का मतलब क्या है कि किसी विशेष उपज के लिए नहीं जानी जाती है, क्षेत्रीय जो जितनी भी उपज होती है वो सारी की सारी यहाँ पर लाकर आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो पलसाना क्या है, एक स्वतंत्र मंडी है, किसी विशेष उपज के लिए नहीं जानी जाती है।
और गुडागौड़ जी है वो झुंझुनू में, ये भी क्या है, एक स्वतंत्र मंडी है। पलसाना सीकर और गुडागौड़ जी क्षेत्र पड़ता है झुंझुनू में। ये दोनों क्या है भाई, पलसाना और गुडागौड़ जी, ये क्या है, स्वतंत्र मंडी के लिए जाना जाता है, किसी विशेष फसल के लिए नहीं है। ठीक है, ये आपके क्या था इसमें, ये आपके चौथा जलवायु खंड था। और इसके आगे अपन अगला जलवायु खंड पढ़ेंगे, 5वां।